जो एक अपार्टमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम कर रहा था। वहां एक कमरे की दीवार में एक छेद था जिसे बेन ने भर दिया था, लेकिन तभी वह देखता है कि वो छेद फिर से अपने आप खाली हो गया है। इतने में मकान मालिक वहां आता है ताकि बेन का काम देख सके। वो बताता है कि उससे पहले भी कई सारे लोगों ने उस छेद को भरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये छेद जिंदा हो। लोगों का कहना है कि इसके अंदर कोई आत्मा रहती है। ये सुनकर बेन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी मकान मालिक हंसकर कहता है कि वो बस मजाक कर रहा है। उसके जाने के बाद बेन अपना हाथ उस छेद के अंदर डालता है, तभी किसी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेन घबरा कर अपना हाथ बाहर खींचता है तो उसके साथ एक लॉकेट भी बाहर आ जाता है। बेन देखता है कि उसका हाथ जख्मी हो गया है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। रात में उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उससे मिलने आती है, क्योंकि वो देर तक उसी घर में काम कर रहा था। जेनी के आने पर बेन उसे वो लॉकेट दिखाता है। जेनी को वो बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे पहन लेती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जेनी को कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे किसी चीज ने उसे अपने वश में कर लिया हो, और अचानक वो एक बोतल तोड़कर अपना ही गला काट लेती है। ये सब बेन अपनी आंखों से देख रहा था। उसके होश उड़ गए। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर मदद लेने के लिए भागता है, मगर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, और तब हम उस अपार्टमेंट का नंबर देखते हैं, यानी रूम 203। अब कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। हम कहानी की मुख्य किरदार किम से मिलते हैं, जो अपने माता पिता के साथ थी। वो दोनों ही किम से नाराज थे, क्योंकि किम ने अपनी दोस्त इजी के साथ रहने का फैसला किया था। किम के माता पिता के हिसाब से इजी एक अच्छी लड़की नहीं थी, और उनकी ये दोस्ती उसकी जिंदगी पर बुरा असर डालेगी। किम की माँ उससे कहती है कि अगर उसने आज ये फैसला नहीं बदला तो वे कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। तब किम गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है। अंदर जाने पर वो इजी से मिलती है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां वे लोग रहने वाली हैं। इस नई शुरुआत के लिए दोनों ही बहुत खुश थे। ऊपर जाते ही इन दोनों की मुलाकात बिल्डिंग के मालिक लूक से होती है, जो काफी अजीब सा इंसान था। वो इनसे पूछता है कि क्या ये लोग रूम नंबर 203 में रहने आए हैं, तो वे लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद लुक उन्हें उनका नया अपार्टमेंट दिखाता है। ये बिल्डिंग पहले एक बैंक थी। इसे पूरी तरह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में बदलने का काम अभी अधूरा था, इसलिए फिलहाल इस बिल्डिंग में सिर्फ लुक और ये दोनों ही रहने वाले थे। लुक उन्हें बिल्डिंग के कुछ नियम समझाता है, जैसे रात 9 बजे के बाद शोर ना करना, जानवरों को बिल्डिंग से दूर रखना, और साथ ही ये भी समझाता है वो लोग बेसमेंट में नहीं जाएंगे। इजी और किम को घर बहुत पसंद आता है, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। इजी की नजर खिड़की पर बनी एक आर्ट पर जाती है, जो उसे बहुत सुंदर लगती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, लूक उसे छूने से मना करता है। वो बताता है कि ये एंटीक आर्ट है, जो किसी भी हालत में खराब नहीं होनी चाहिए। उन्हें चाबियां देने के बाद लूक वहां से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने कमरों में सामान रखने जाती हैं। किम को अपने कमरे में वहीं छेद दिखता है। उसे छुपाने के लिए वो एक कील ठोंक कर वहां एक आईना टांग देती है, लेकिन उसके जाते ही वो आईना अपने आप ही टेढ़ा हो गया था। किम जब इजी के कमरे में गई तो वो अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। हाल ही में इजी की माँ की मृत्यु हो गई थी। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत याद करती रहती है। किम नहीं चाहती कि इजी उदास रहे, इसलिए वो उसे हंसाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों पूरी रात शराब पीकर मस्ती करती हैं। अगली सुबह इजी किम के कमरे में आती है, जहां उसने दीवार में वो छेद देखा था। वो छेद के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। फिर इजी अपना हाथ उस छेद के अंदर डालती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसका हाथ जोर से अंदर खींच रहा हो। किम घबरा कर उसके पास भागती है, लेकिन दरअसल इजी बस नाटक कर रही थी। उस छेद के अंदर से वही लॉकेट मिलता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, तो इजी वो लॉकेट पहन लेती है। रात में ये दोनों एक बार में गई, जहां इनकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है। उनमें से एक लड़का किम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब इजी उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, और वो तीनों वहां से भागकर बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। इजी उस लड़के को लेकर अपने कमरे में गई, लेकिन इससे पहले कि उनके बीच कुछ हो पाता, इजी सो चुकी थी। तब वो लड़का अपार्टमेंट को देखने लगता है। उसे भी शीशे पर बनी वो कला बहुत पसंद आती है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। पीछे मुड़ने पर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो हल्का होने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई शक्ति उसके पेट में छुरा घोंप देती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच किम एक बुरे सपने की वजह से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई इजी के कमरे की तरफ जा रहा हो। किम घबरा कर बाहर देखने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो इजी के कमरे में देखने जाती है, जो आराम से सो रही थी। अगले दिन इजी किम को जगाने आती है, क्योंकि आज उसके कॉलेज का ओरिएंटेशन था, लेकिन वे लोग लेट हो गए थे। जब वे कॉलेज पहुंची तो ओरिएंटेशन खत्म हो चुका था। किम बहुत निराश थी, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का इयन आता है। वो कहता है कि अगर किम उसे कॉफी पिलाए तो वो उसे खुद कैंपस का टूर कराएगा। किम उसकी बात मान जाती है। दोनों काफी देर बातें करते हैं। उससे बात करके किम को अच्छा लगता है। जाने से पहले इयन उसे अपना नंबर भी दे देता है। उस रात जब किम अपार्टमेंट में आई तो अंदर एक अजीब सी बदबू थी। किम ने इजी को आवाज लगाई, लेकिन वो घर पर नहीं थी। किम देखती है कि वहीं पर एक म्यूजिक बॉक्स भी पड़ा हुआ था। वो उसे खोलकर देखती है तो पता चलता है कि यह बहुत ही पुराना है। इसके बाद किम अपना लैपटॉप खोलकर कुछ लिखने लगती है। दरअसल वो इजी की जिंदगी पर एक आर्टिकल लिख रही थी, खासकर उसकी माँ की मौत के बाद जो हालात वो झेल रही है, उसे किम अपनी कहानी बनाना चाहती थी। लेकिन इजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
अब रात में जब किम सो रही थी तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज दीवार पर रेंग रही हो। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस होल से एक काला हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके देखते ही वो हाथ वापस अंदर चला जाता है। किम बहुत डर गई थी। वो डरते डरते उस छेद के अंदर झांकती है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। किम घबराकर दरवाजा खोलने जाती है। सामने इजी थी, जिसके सिर से खून बह रहा था। दरअसल वो नींद में चल रही थी। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था। किम उसे संभालती है और अपने पास सुला देती है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अगली सुबह किम अपनी प्रोफेसर से उस आर्टिकल के बारे में पूछती है जो वो इजी पर लिख रही थी। वो पूछती है कि क्या उसे इजी से इजाजत लेनी चाहिए। तो प्रोफेसर कहती हैं कि जब तक वो इजी को किसी खतरे में नहीं डाल रही या उसका भरोसा नहीं तोड़ रही, तब तक वो खुद फैसला ले सकती है। किम उनकी बात समझ जाती है। इजी अपने ऑडिशन के लिए निकल जाती है और किम को भी कैंपस जाना था, जहां उसकी इयन से मुलाकात होती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। तब इयन उससे इजी की मां के बारे में पूछता है कि उनकी मौत कैसे हुई। किम बताती है कि उनकी मौत ओवरडोज की वजह से हुई थी। किम को सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि वो उसकी फ्यूनरल पर नहीं जा सकी, क्योंकि उसके माता पिता इजी के साथ उसकी दोस्ती के खिलाफ थे और उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि इजी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी। उस दिन किम ने तय कर लिया कि वो कभी अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसका साथ देगी। ये सब बताते हुए किम भावुक हो जाती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए इयन उसे अपनी साइकिल पर घुमाने ले जाता है। इयन के साथ किम बहुत खुश थी। अब उसी रात जब किम फोन पर बात कर रही थी, तभी दीवार पर लगा हुआ शीशा अपने आप गिर जाता है। वही शीशा जो किम ने उस होल के ऊपर लगाया था। और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस छेद का क्या करे। आधी रात को किम की आंख म्यूजिक बॉक्स की आवाज से खुलती है। जब वो बाहर देखने जाती है तो देखती है कि इजी उसी खिड़की के पास खड़ी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। किम उसके कंधे पर हाथ रखती है तो इजी जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। वो लिफ्ट लेकर सीधे बेसमेंट की ओर जाती है तो किम भी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि इजी होश में नहीं है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स है। वो म्यूजिक बॉक्स उसके हाथ से लेकर बंद कर देती है। तभी इजी जोर से चिल्लाती है। किम समझ नहीं पाती कि आखिर इजी के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह किम इजी से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन इजी बताती है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। किम को इजी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मदद करने के लिए क्या करे। इसलिए वो इस बारे में इयन को बताती है। वो उस म्यूजिक बॉक्स का भी जिक्र करती है जो उन्हें उस अपार्टमेंट में मिला था। तो इयन कहता है कि उन्हें उस अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए इजी उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने ले आती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर जाकर देखती है तो लुक खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा था। किम को उसकी ये हरकत काफी अजीब लगती है। लुक बताता है कि वो खिड़की को देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। अब इससे पहले कि किम कुछ कहे, लुक कहता है, कल रात तुम लोग बेसमेंट में गए थे। मैंने कहा था कि वहां जाना मना है, दोबारा वहां मत जाना। उसके जाने के बाद इयन उस खिड़की के कुछ फोटो लेने लगता है। वो बताता है कि इस पर बने सिंबल्स प्राचीन हैं और उन्हें इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अब वे दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। उन्हें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एक कपल के बारे में लिखा था जिसने इसी अपार्टमेंट में अपनी पत्नी का खून किया था। उन्हें और भी लोगों की लिस्ट मिलती है जो इसी अपार्टमेंट में रहने आए थे और फिर अचानक से गायब हो गए। ये सब जानकर किम और इयन बहुत डर गए। अगली सुबह किम के लिए कोई पार्सल आया था तो इजी उसे किम के कमरे में रखने जाती है। अंदर जाते ही उसे कमरे से गंदी बदबू आती है। असल में ये दीवार में बने उसी छेद होल की वजह से थी। तभी इजी की नजर उस आर्टिकल पर जाती है जो किम उसके बारे में लिख रही थी और वो पढ़कर इजी को बहुत दुख होता है। उधर इयन जब उस खिड़की की जानकारी ले रहा था तो उसे एक चर्च के बारे में पता चलता है जिसमें बिल्कुल वैसी ही खिड़कियां होती थी। इसलिए इयन वहां देखने जाता है। एक बात बहुत हैरान करने वाली थी, उस खिड़की पर जो डिजाइन बने थे वो उस अपार्टमेंट के डिजाइन से बिल्कुल उलट थे। वहीं दूसरी तरफ किम एक पुराने जैनिटर से मिलने जाती है जो कभी उनकी बिल्डिंग में काम करता था। जैनिटर किम से बात करने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उस अपार्टमेंट के मालिक के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। पति ने अपनी पत्नी को ही मार डाला और फिर अपनी भी जान ले ली। उस समय वो औरत प्रेग्नेंट थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनका बच्चा जिंदा बच गया था। किम पूछती है कि उस बच्चे का क्या हुआ तो जैनिटर बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब किम वापस अपार्टमेंट में आती है तो इजी गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। वो आर्टिकल उसके सामने फेंक कर कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। किम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इजी का दिल टूट चुका था और वो गुस्से में घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद किम गुस्से में एक हथौड़ा उठाती है और उस दीवार को तोड़ने लगती है जिसमें वो होल था। तभी उस छेद के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर गिरता है और ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। वो हाथ सड़ चुका था। वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे घसीट लेता है। उधर दूसरी ओर इयन बार बार किम को कॉल कर रहा था। उसे उस खिड़की के बारे में कुछ बेहद भयानक पता चला था जो वह जल्द से जल्द किम को बताना चाहता था। इसलिए वह खुद ही अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है। इधर जब किम की आंख खुलती है तो वह बंधी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि यह सब कुछ लूक ने किया है। असल में लूक वही बच्चा है जिसका जिक्र जैनिटर ने किया था। लूक बताता है कि जो नेकलेस उन्हें उस होल से मिला था वो उसकी मां का था। वो कहता है कि उस होल में एक सेल्टिक देवी माइगू की आत्मा रहती है जिसे उसके माता पिता ने ही बुलाया था। ये उनका श्राप है।
और जो भी उस नेकलेस को पहनता है उसे वो आत्मा अपना शिकार बनाती है। उसकी भूख मिटाने के लिए लुक वो अपार्टमेंट किराए पर देता है ताकि जो भी वहां आए वो आत्मा का खाना बन जाए।